हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके राय ऑनलाइन ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों मैं पीके सिंह और चलिए शुरू करते हैं आज पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज जो है टॉपिक लिया गया है राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस से। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको प्रश्नों को लेकर हम उनको बहुत अच्छे से छोटे छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान दिया जाएगा और उसके सारे फैक्ट जो भी क्वेश्चन जिस तरह से बन सकता है, जिस तरह से बन करके पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं, सारा डिटेल हम आज आपको देने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो बहुत अच्छा होगा दोस्तों। ये वीडियो जो है सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो अंत तक देखें और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि आयरलैंड देश के संविधान से भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आयरलैंड की बात यहाँ पर हुई तो बात हुई यहाँ पर क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों की। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 में, किस में है? भाग 4 में। यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को या सिद्धांतों को किस भाग में रखा गया है? वो रखा गया है भाग 4 में। इसके अलावा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो वो है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो बात क्या हुई थी नीति निर्देशक सिद्धांतों की। ये जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर हो गया? इतनी बात, कितनी बात हमने बताई। नीति सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किस भाग में है? भाग 4 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? 36 से 51 तक वर्णित है। क्लियर हो गया? आगे अभी ये बहुत कुछ शेष है। नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये पूरे विश्व के, समझिएगा आप, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं, ये पूरे विश्व में मात्र 2 ही देशों में समाहित है। और वो कौन कौन से देश हैं? भारत और आयरलैंड। ठीक है, भारत और आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। ठीक है, इस तरह से यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, किसी भी देश में नीति निर्देशक तत्वों को समाहित नहीं किया गया है सिवाय भारत और आयरलैंड के संविधान में। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाहित किया गया, इसका वर्णन या उल्लेख अन्य देशों के संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, अगला आगे अभी और कुछ है इसमें। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक लेने का उद्देश्य क्या था? जो हमारे संविधान निर्माणकर्ता थे उन्होंने जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्यों लिया था? वो लिया था भारत में, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में क्यों समाहित किया गया है, क्यों लिया गया? इसलिए लिया गया क्योंकि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। किसकी? भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कल्याणकारी। ठीक है, अब जो है ये होता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना क्यों करना है? ठीक है, ये किसके लिए समाज? ये केवल राज्यों के लिए है। ठीक है, ये जो है राज्य इस पर संविधान, ये कानून बनाते हैं, जो भी कानून बनाते हैं वो राज्य बनाते हैं। और ये राज्य को, यानी कि भारत के राज्य को, यानी भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो राज्य हैं राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, नीति निर्देशक तत्वों की 3 बातें महत्वपूर्ण है। कितनी हैं? 3 बातें महत्वपूर्ण है। वो क्या है? एक तो ये है कि इन तत्वों को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको लेकर के भारत का कोई भी नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकता है अथवा इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि इस पर जो है सरकार के ऊपर ना न्यायालय दबाव बना सकता है और ना ही कोई आम व्यक्ति दबाव बना सकता है कि आपको नीति निर्देशक तत्वों को, सिद्धांतों को लागू करना ही होगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई आपकी कि इसको वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है, यानी कि इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा, निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। निर्देश यदि सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो निर्देशक सिद्धांतों
देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। तीसरा है कानून बनाते समय इन तत्वों को विशेष प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। जब राज्य कोई कानून बनाएगा उसमें नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये जरूर लिखा है लेकिन बाध्य नहीं है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी जानकारी दी हमने आपको, और अभी और आगे बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन हम यहाँ से डालें, वीडियो डालें, वो तुरंत आपके पास आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, आगे अभी है बहुत कुछ शेष अभी बाकी। इसी क्वेश्चन में नीति निर्देशक के लिए यह किसने कहा था, यानी कि एक कथन है, किसका स्टेटमेंट है ये, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता। ठीक है, तो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। इस संविधान के लिए जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इस संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था। ठीक है, अनोखी विशेषता किसने कहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आया हुआ है, यूपी टेट में भी एक बार आ चुका है। ठीक है, यूपी की परीक्षा मतलब पुलिस की, यूपी पुलिस की, यूपीएसआई यानी कि दरोगा की भर्ती में, और टीचर वैकेंसी में भी, और ये जो है टीजीटी पीजीटी में तो आता ही आता है, अक्सर आता है क्वेश्चन। तो ये जो है पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने, किस या महापुरुष ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। क्या कहा है, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है, वो कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, BR भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों के लिए कहा है कि यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ठीक है, आपको मालूम होगा जब संविधान बन रहा था उस टाइम पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, इसके ये अध्यक्ष थे। ठीक, इस तरह से, और इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए क्या कहा था कि भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ठीक है, इस तरह से आगे अभी और स्टेटमेंट दिया है कुछ लोगों ने। अगला स्टेटमेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये किसने कहा था, ये कहा था KT शाह ने। ठीक है, KT शाह ने क्या कहा था, क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए किसने कहा था कि यह एक ऐसा सिद्धांत है, ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये किसने कहा था, KT शाह ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है UPPSSC 2007 में आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि KT शाह ने नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए क्या स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने दिया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ठीक, इस तरह से आगे किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा कहा है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा कहा था, क्या कहा था, संविधान की आत्मा, और किसने कहा था, ये कहा था G. ऑस्टिन ने। ठीक है, G. ऑस्टिन ने, G. ऑस्टिन महोदय ने, जो ब्रिटेन के समाजशास्त्री थे, राजनीतिक थे, उन्होंने जो है ये कहा था कि यह जो है भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा है। कौन, नीति निर्देशक सिद्धांत। जबकि अब यहाँ पर आपको कंपेरिजन करने वाले का विचार आ गया कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, और जबकि मौलिक अधिकारों के तहत हम जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35 में हुआ है, आपको पता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है 36 से 51 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था सिद्धांतों के लिए कि भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, जबकि मौलिक अधिकारों के लिए उन्होंने क्या कहा था, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। किसको, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि यह जो है भारतीय संविधान की आत्मा है, यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा था, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, उसमें क्या वर्णित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जबकि G. ऑस्टिन ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा किसे कहा है, G. ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। G. ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों को, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। क्लियर। ठीक, संविधान सर्वोच्च है,
सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई की जा सकती है। यानी कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसका हो रहा है, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत जो मौलिक अधिकारों में इसका वर्णन संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है, इसके तहत हम न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशित सिद्धांतों के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे एक स्टेटमेंट और है, मौलिक अधिकारों की भावनाओं को कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी थी? मौलिक अधिकारों की भावनाओं को कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी थी? कूड़ेदान की संज्ञा किसने दी थी? वो दी थी आपकी जो है टी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी ने दिया था। ठीक है, ये कृष्णमाचारी, टी कृष्णमाचारी वही थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे ना, उसमें से टी कृष्णमाचारी भी एक सदस्य थे। ठीक है, और ये आपको मैंने बताया अभी बताया है हाल में कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति गठन कब हुआ था? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आगे जो है अब इसकी जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई की जा सकती है, जबकि उच्च न्यायालय में यहाँ पर सर्वोच्च जो अनुच्छेद 32 है उसमें सर्वोच्च करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, लेकिन जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत वह सुनवाई करती है। ठीक, मौलिक अधिकारों के लिए, ना कि नीति निर्देशित सिद्धांतों के लिए। सर्वोच्च न्यायालय गठन किस अनुच्छेद के तहत है? वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय गठन है 124 के तहत। मतलब जो अनुच्छेद 124 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का गठन करते हैं, जबकि 214 के तहत, ये समझने की बात है, ये जो है कम अनुच्छेद है, यानी कि 124 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, ठीक है, या हम कह दें कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ये हो गया आपका 124 के तहत हम इसका गठन करते हैं। और जो 214 है, 214 के तहत हम उच्च न्यायालय या हम ये कह दें कि हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के तहत हम जो है इसमें जो है हाई कोर्ट का गठन जो किया जाता है वो 214 के तहत किया जाता है। ठीक, इस तरह से का मतलब जो 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, 214 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। ठीक, खैर हम बहुत आगे निकल गए। प्रश्न था, नीति निर्देशित तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब आयरलैंड के संविधान से और लिया गया है, और नीति निर्देशित सिद्धांतों के अलावा हम आयरलैंड से और क्या क्या लिया हमने? ठीक है, तो पहला तो हो गया कि हमने नीति निर्देशित सिद्धांत लिए हैं। ठीक है, दूसरा लिया राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन मंडल भी कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आपका आयरलैंड से, संविधान से। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है वहाँ से, आयरलैंड से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये राज्यसभा में, जिसको राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा में राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्र में के व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ठीक है, अब कितने लोग मनोनीत करता है? 12 लोगों को। 12 लोग कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। किस क्षेत्र के लोगों को मनोनीत करता है? वो करता है आपका जो है साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्यरत हैं उनको राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो कितने करता है? 12। और यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब राज्यसभा है, जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, उसमें 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, तो लोकसभा में कितना करते हैं? तो लोकसभा में 2 लोगों करते हैं। लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो अब तो ये समझ में आ गया, जो मतलब जो निम्न सदन है वो हमारा लोकसभा है, तो निम्न सदन में 2 लोगों को और उच्च सदन में 12 लोगों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा
की जो सीटें हैं वो 250 हैं कुल, जिसमें से वर्तमान में 245 हैं। ये बहुत फैक्ट है। और इसके अलावा लोकसभा में 552 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में 545 सीटें ही है। ठीक है, कुल जो है 552 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में 545 ही है। ठीक, इस तरह से। इसके अलावा अभी इसी क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी। अभी एक चीज़ और है। ठीक है, ये है कि जो है इस क्षेत्र के मतलब आदि क्षेत्रों के व्यक्तियों को मनोनीत करता है, 12 लोगों को लोकसभा में, 2 लोगों को। आपातकालीन उपबंध, ठीक है, आपातकालीन उपबंध का भी प्रावधान है। ठीक है, आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन है। ठीक है, क्या है, जो आयरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, डबलिन। ठीक है, डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। अब आयरलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है, वो यूरोप महाद्वीप पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, कितनी सारी जानकारी, यानी कि हम लोग इतिहास और भूगोल दोनों सब्जेक्ट को लेकर के, राजनीति को, तीनों सब्जेक्टों को लेकर के एक साथ कंपेरिजन करके चल रहे हैं। इस तरह से हमारी जो सोचने की शक्ति है ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, एक जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो आपको मालूम हो गया ना कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो 36 से 51 में है। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य हैं वो 51 के का में है। 51 के का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं आपके रूस के। मैंने कहा था एक दिन कि मौलिक अधिकार की, चूंकि कंफ्यूज होना होता है, मौलिक अधिकार, ठीक है, जब अधिकार की बात आए तो अमेरिका आ जाता है। ठीक है, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। ठीक है, इस तरह से अमेरिका, अधिकार की बात आए तो अमेरिका, और कर्तव्य की बात आए तो रूस। तो जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 में है। नीति निर्देशक सिद्धांत है वो 36 से 51 में है, जबकि मौलिक कर्तव्य वो है 51 के का में। ठीक, इसके अलावा भी अभी आप जो है ये समझ लीजिए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो अनुच्छेद जो है 51 के का में जिनका वर्णन है, 51 के का में जिनका वर्णन है मौलिक कर्तव्यों का, यह कब जोड़े गए थे। ठीक है, चूंकि जब मूल संविधान था उस टाइम पर तो जोड़े नहीं गए थे, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1976 को हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, सॉरी यहाँ पर मैंने 67 लिख दिया है, ये जो है 1976 ये है। ठीक, इस तरह से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यह जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य हैं इनको किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये एक अक्सर क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरूर याद कर लें आप। स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था, 51 के का में। ठीक है, इस तरह से कितनी सारी जानकारी दी। अगला क्वेश्चन पर अब हम चलेंगे। ठीक है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है वो किस देश से लिया गया है, वो लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। सूचियाँ 3 प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, राज्य सूची, पहला राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची, और चौथा तीसरा समवर्ती सूची। ठीक है, इस तरह से राज्य सूची, केंद्र सूची या समवर्ती सूची। ठीक है, यहाँ पर जो है केंद्र सूची है। ठीक, केंद्र, ठीक है, केंद्र सूची। और ये जो है पहला हो गया राज्य सूची, दूसरा केंद्र सूची, और तीसरा जो है समवर्ती सूची। ठीक, इस तरह से 3 सूचियां हैं। इसमें से यहाँ पर समवर्ती सूची की बात हो रही है, तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है वो लिया गया प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, यहाँ पर मैं बार बार इस बात को आपको जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ
कि ये जो भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस भाषा की, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। हम क्या समझ रहे, क्वेश्चन हमारा क्या था, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। दूसरी चीज़ क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। भाषा इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको इंगित कर रहा हूँ, क्योंकि प्रस्तावना जो है कि भाषा ही केवल ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध भी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जबकि प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? यानी कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, इसका विचार किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है आपका अमेरिका से, ठीक है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, इस तरह से वहाँ से हमने ये लिया है, ठीक है, इस तरह से। और ऑस्ट्रेलिया संविधान से एक जो लिखा है, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को भी लिया गया है, यानी कि संसद के सदस्यों, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। आगे ऑस्ट्रेलिया के विधान से मतलब क्या लिया गया है? केवल प्रस्तावना का विचार। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन भी लिया गया है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विचार भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार लिया गया है, ठीक, इस तरह से। और आगे एक चीज़ और है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी क्या है? वो है कैनबरा, ठीक है, क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और जो ऑस्ट्रेलिया देश है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? समवर्ती सूची ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, केंद्र राज्यों के बीच में संबंध और शक्तियों का विभाजन लिया गया है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों का विचार भी लिया गया है, ठीक है। कितनी सारी जानकारी हमने आपको दी। आगे इसी तरह और मजा आने वाला है। अभी जल्दी से जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर जरूर करें सब अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण की यहाँ पर बात आई है, तो किस देश से ली गई है? वो ली गई है यूएसए मतलब मैंने अभी बताया आपको, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, इस तरह से। अच्छा, यूएसए से और क्या लिया गया है? वो लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, मैंने अभी पिछले बताया है आपको, मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? वो किया गया है 12 से 35 में, ठीक है, 12 से 35 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, ठीक। एक चीज़ और है, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान, मूल संविधान में वर्णन किया गया था। नहीं, जब संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम पे मौलिक अधिकारों का वर्णन कर दिया गया था। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ, उससे पहले ही, यानी कि जब संविधान बनाया जा रहा था उसमें सबसे पहले मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। जबकि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा के मतलब सिफारिश पर, ठीक, इस तरह से। आगे भी और है, संविधान की सर्वोच्चता जो है, मतलब कहने की है कि जो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, वो लिया है आपका मौलिक अधिकार जो 12 से 35 में अनुच्छेद में वर्णित थे। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया है अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान सबसे ऊपर रहेगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, ये कहाँ से लिया गया है? वो भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका है हमारी, इसकी स्वतंत्रता भी जो है अमेरिका से ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? यह भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक। इस तरह से उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? वो भी अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हैं, उनके न्यायालयों की जो
न्यायाधीश है उनको हटाने की जो विधि कहाँ से ली गई है वो भी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है वो भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति जो है को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, वो दिया जाता है 60 के तहत। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, तो शपथ लेता है शपथ की बात करते हैं शपथ 60। ठीक है, इस तरह से हम आपको ये जो है इस तरह से हमें इसको सेट करना है, इस तरह से ये सीटी वाला सा और यहाँ पर सरौता वाला सा। ठीक है, इस तरह से शपथ 60 ये हो जाएगा आपका। ठीक, इस तरह से हम जल्दी से याद कर पाएंगे। ठीक है, और जो महाभियोग लगाता है, महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, महाभियोग लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपका अनुच्छेद 61 पर। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करता है ये मंत्रिमंडल की सलाह पर। ये क्वेश्चन सभी ऐसे फैक्ट हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपात है वो 360, जो वित्तीय आपात है वो 360 के तहत होता है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। ठीक है, आपातकालीन का उपबंध, जो आपातकालीन उपबंध है वो अनुच्छेद जो आपातकालीन उपबंध है वह भाग किस भाग में उसका वर्णन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में, वो है 18 में। ठीक है, वो आपातकालीन उपबंध किस भाग में है, 18 में है। आपातकालीन उपबंधों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है, वो 352 से 360 तक। ठीक है, 360 तक इस तरह से इस रेंज में वर्णित है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बन जाता है वो इसलिए कि कई बार ये हो जाता है कि हाँ ये होती है तो हमें मालूम है कि अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकाल का वर्णन है, लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाता कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। तो इस बात को आप बहुत गौर समझना है आपको। जो 352 है, जो 352 अनुच्छेद है, इसके तहत राष्ट्रीय आपात होती है, राष्ट्रीय आपात। ठीक, राष्ट्रीय आपात कब होती है? ठीक है, वो होती है जब युद्ध होता है, बाह्य युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। जब कोई बाहरी देश हमारे देश में आक्रमण कर देता है, युद्ध होता है, उस टाइम पे यह बाह्य आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह के समय में हम 352 का के तहत भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा इस तरह से अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। जबकि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत 356 के तहत। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है? यानी कि जब राज्यों में किसी एक राज्य में, इतने सारे राज्य हैं हमारे देश में, कितने राज्य हैं वर्तमान में आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अपने हमारे भारतीय वर्तमान में कितने राज्य हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब हम अभी टॉपिक से भटक जाएंगे, मैं अभी आपको टॉपिक में लेके आ रहा हूँ तुरंत, इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो हम क्या कहा थे, राज्यों के संवैधानिक सिद्धांत या तंत्र को विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, और यह किसी एक राज्य पर लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से किसी एक राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। जबकि राष्ट्रीय आपात की बात करता है तो 352 हो जाता है। ठीक है, अभी हम इससे पहले थोड़ा सा भी हम ये बता रहे थे कि भारत में कितने राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं, वो हैं आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब जो है कैसे ऐसा हुआ, क्योंकि हम इससे पहले देख रहे थे कि 29 राज्य हैं। ठीक, पहले 28 राज्य थे। 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का निर्माण हुआ, 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का निर्माण हुआ तो हमारे भारतीय संघ में जो है 29 राज्य हो गए। लेकिन अब जो है अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर को, ठीक है, जब जम्मू कश्मीर जो है एक राज्य था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर और जो है क्या है, याद नहीं आ रहा मुझे नाम। खैर दोस्तों, मैं अभी जो आपको बता, लद्दाख, हाँ याद आ गया, जम्मू कश्मीर, जेके और लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, ठीक, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। ठीक है, तो जो पहले हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे 7 थे।
ठीक है। 7 में जब हम +2 कर देंगे तो हो जाएंगे 9, ठीक है। तो हमारे कितने बचे राज्य? 28 बचे राज्य, क्योंकि ये घट गया, और यहाँ पर 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन इसके बाद तुरंत बाद जो दमन द्वीप है, ठीक है, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, इन दोनों को एक साथ कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो जब 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ कर देंगे तो एक संख्या घट जाएगी, इस तरह से, यानी कि जो हमारे 9 हो गए थे उसमें 1 घट गया, और अब कितने बचे? 8, ठीक। तो कुल मिलाकर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में, ठीक है, हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? यानी कि किसी देश में, किसी भी देश में लिखित, उस देश को चलाने के लिए एक संविधान की एक लिखित कॉपी की ज़रूरत होती है, एक लिखित जो है शास्त्र की ज़रूरत होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान को सर्वप्रथम किस देश में लिखा गया? वो लिखा गया आपका अमेरिका में, ठीक है। सर्वप्रथम किस देश में संविधान को लिखा गया? वो लिखा गया आपका अमेरिका के संविधान में। अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुई थी आपको पता है? 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। इसके बाद यहाँ पर 1789 में यहाँ पर संविधान लागू किया गया, यानी कि संविधान को लिखा गया और इसके बाद लागू किया गया। दुनिया का पहला देश है जहाँ पर अमेरिका में जो है संविधान लागू हुआ। और कब लागू हुआ? 1789 में। स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में, ठीक है। 1776 में स्वतंत्र हुआ और 1789 में लागू हुआ। दुनिया का पहला देश है जहाँ पर लेकिन संविधान लागू हुआ। वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। जो वहाँ के राष्ट्रपति थे प्रथम, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। एक चीज़ और है, दुनिया का पहला देश जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष की राज्य की स्थापना की गई थी, वो कौन सा है? वो है आपका अमेरिका। सबसे पहले अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी और उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, यानी कि अमेरिका का कोई भी धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाएगा, इस तरह से कहा गया था। और यह जो व्यवस्था भी हमारे देश में ली गई, ये भी अमेरिका से ही ली गई है, यानी कि हमारे देश में भी सभी धर्मों को समान माना गया है। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और किसी भी धर्म को, मतलब हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, एक है नहीं है, सभी धर्मों को बराबर समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो अब्राहम लिंकन थे, ठीक है, 1860 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने, ठीक है। अब्राहम लिंकन का जिक्र क्यों किया जा रहा है? अब्राहम लिंकन का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो है 1860 में राष्ट्रपति बने, जिन्होंने क्या कहा था? ये कहा था कि लोकतंत्र, उनका एक स्टेटमेंट है, कई परीक्षाओं में आ चुका है ये, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन है। लोकतंत्र जनता का, इस लाइन को आप जरूर अंडरलाइन कर दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन है। यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति कब बने थे अमेरिका के? 1860 में बने थे, ठीक। 1863 में जब अब्राहम लिंकन 60 में बने राष्ट्रपति, तब उन्होंने 1863 में अमेरिका में दास प्रथा का प्रचलन था, उसको जो है बंद कर दिया, ठीक है। दास प्रथा का प्रचलन जो है बंद कर दिया, उस पर बैन कर लगा दिया, यानी कि 1863 में दास प्रथा समाप्त कर दी गई, उन्मूलन कर दिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। किसने किया? अब्राहम लिंकन ने किया, ठीक है। अब इसके बाद जब ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया 1863 में, तब 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। और कौन कर देता है? ये कर देता है जॉन बिल्कीज, ठीक है, जॉन बिल्कीज। ये जो है वहाँ के मतलब कट्टर व्यक्ति थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। किसके लिए? ये जो है 1863 में दास प्रथा की समाप्ति की वजह से इन्होंने जो है 1865 में अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी, ठीक है। इस तरह से 1865 में गृहयुद्ध समाप्त हो गया था, जो गृहयुद्ध चल रहा था, वो जो है 1865 में गृहयुद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। आगे, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र क्या है?
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र क्या है? वो है जनता है। कैसे जनता है? अब जो है ये जो है भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में जिसमें जो है 1976 में, यानी कि पहली बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था? वो किया गया था 1976 में, ठीक है। 76 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया, तो उसमें जो क्या जोड़ा गया था, ठीक है, उसमें ये जो है जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, उसमें यह है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रवादी समाजवादी पंथनिरपेक्षवादी विचार से लेकर के दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। उद्देशिका मात्र एक बार संशोधन हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का संविधान की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी। क्या जोड़े गए थे? समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष, ठीक है, शब्द जोड़ा गया था, और राष्ट्र की अखंडता, यानी कि पहला स्टेट में ये था कि समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा राज्य की अखंडता, यानी कि राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक। इस तरह से भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उन पर शासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति करता है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? ये प्रथम, यानी कि किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में संशोधन करके नए राज्य का सृजन करना है, नया राज्य बनाना है, तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? वो प्रथम अनुसूची में करना पड़ेगा। भारत के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी, ठीक है। 1953 में, यानी कि हम ये कहेंगे कि आंध्र प्रदेश जो गठन किया गया था 1953 में किया गया था। 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी। रामुल्लू किस लिए प्रदर्शन कर रहे थे? आंध्र प्रदेश को नया राज्य बनाने के लिए। रामुल्लू 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद तुरंत जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी उस टाइम पे? वो थी आपकी कुरनूल थी राजधानी उस टाइम पे। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई गई। इसके बाद जो है कुरनूल राजधानी थी, हैदराबाद इसके बाद राजधानी बनाई गई। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी थी। कार्यपालिका वाली जो राजधानी थी वो आपकी विशाखापत्तनम थी। जो कार्यालयी राजधानी थी वो विशाखापत्तनम थी। राज्य विधानसभा अमरावती, ठीक है, और न्यायिक राजधानी कुरनूल थी। 2 जून 2014 से तेलंगाना राज्य बनने के बाद अब नई राजधानी अमरावती होगी, ठीक है। अभी जो है चूँकि 2014 में बना था आंध्र प्रदेश, तो 10 साल के लिए वैध है, तो 10 साल तक ये है इसकी राजधानी हैदराबाद ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? अमरावती किस राज्य की राजधानी होगी? वो AP की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और जो तेलंगाना की राजधानी क्या होगी? वो आपकी हैदराबाद ही रहेगी, ठीक है, हैदराबाद, ठीक। इस तरह से आगे चलेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, जल्दी से मतलब इसको डिफाइन करें, क्लियर करें। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान है इसमें जो है इकहरी नागरिकता किस देश से ली गई? वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई, ठीक है। ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है, ठीक है। जो हमारे देश के संविधान में जो नागरिकता वर्णन है वो है भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया। हमारे देश की जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता नहीं है, इकहरी नागरिकता, यानी कि ब्रिटेन की नागरिकता भी इकहरी है और हमारे देश की नागरिकता भी इकहरी, जबकि अमेरिका की जो नागरिकता है वो कैसी है? दोहरी है। अमेरिका की नागरिकता कैसी है? वो दोहरी है, ठीक है। अमेरिका की नागरिकता दोहरी है, ठीक है। और ब्रिटेन की नागरिकता है इकहरी है और भारत की नागरिकता भी इकहरी है। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से, ठीक है। 5 प्रकार से कौन कौन से प्रकार हैं? पहला जन्म हो गया, दूसरा वंश परंपरा
दूसरा वंश परंपरा, तीसरा देशीकरण, चौथा पंजीकरण, पांचवा भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया? मैंने पहले बता दिया, अमेरिका के। उद्देशिका का विचार लिया गया अमेरिका के, और उद्देशिका की भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर। मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों लागू करने के लिए किस शक्ति किसमें नहीं थी? अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत करता है, और जो उच्चतम न्यायालय है वो 226 अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होती है, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो है अनुच्छेद 32 के तहत हम मौलिक अधिकारों के बारे में वहाँ पर सुनवाई कर सकते हैं, वो करते हैं, लेकिन नीति निषेध सिद्धांतों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह कब आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यह आया था 1973 में। ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया था। ठीक, इस तरह से। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, अब हम जो है ये बात इस पर ध्यान देंगे, जो है मतलब कहने का कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 की बात कर रहा तो अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार में मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला 19 के ए में है वाक यानी बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 2 में है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 3 में है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 4 में है भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन संचरण की स्वतंत्रता। 5वां है किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। 6वां है कोई वृत्ति आजीविका यानी कोई व्यापार करने, कोई कारोबार करने, कोई धंधा करने की स्वतंत्रता। ये इस तरह से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं, जबकि मूल संविधान में 7 प्रकार के संविधान में व्यवस्था की गई थी। मूल संविधान कितनी? 7 प्रकार, वर्तमान में कितनी है? 6 है। ठीक है, अब जो एक घटा दी गई है वो कब हटा दी गई है? ठीक है, ये जो है पहले संविधान पहले अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, और कब हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 को। ठीक है, हटा दिया गया है। अब इसको कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300 के क में 300 के क में इसको रख दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिखों को कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका 25 में वर्णित है। ठीक है, इस तरह से आगे जो है 25 के 2 में इसका वर्णन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, उसे क्या कहते हैं? परमादेश जारी करते हैं। ठीक है, मैंने भी बताया कि अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई करता है, वो जो है 5 प्रकार रिट जारी करता है। 5 प्रकार रिट जारी करता है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। ठीक, इस तरह से। अगला है, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण किया जाता है उत्प्रेषण से। ये भी 5 रिटों में से एक है। ठीक है, भारतीय संविधान में छूत उन्मूलन का संबंध किस अनुच्छेद से है? वो है आपका 17 से। ठीक, इस तरह से। अगला अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है। ठीक है, कि जो है मतलब भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत करने का जो वर्णन है वो 17 में है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिए गए थे? मैंने बताया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया है। इसको अब रखा गया है 300 के क में। ये पहले था 19 के 7 में था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 1978 में खत्म कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और अगला और अंतिम क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है, वो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हमने डिफाइन किया, और आपसे सभी से अनुरोध है जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है मैं आपको देना चाहूँगा, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप ज़रूर बताएं, और पूरा वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय।